हेलो। वो घर पे रखिए, शुरू को फोन करके ले लो, उसके पास है। फोटो 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 भेज देगी वो, माइक्रोवेव ओवन पे। हाँ तो फोन कर लो, मैं तभी क्लास में हूँ। हाँ तो मोनिका में कर लो, चैनल बच्चों क्लास प्लीज। अब देखिए बोर्ड पे, देखिए एक सिंपल सी चीज है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में तो घूमते नहीं है, किसमें घूमते हैं बोलो? ऑर्बिटल्स में। पहली चीज, ऑर्बिटल्स में भी एक ही तरह का रीजन नहीं है, स्फेरिकल रीजन भी है, डम्बल रीजन भी है और डबल डम्बल भी है। मैंने नाम दे दिए इन ऑर्बिटल्स को, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिए इनको। और ऐसे ही एक और तरह का ऑर्बिटल होता है जिसको हम एफ ऑर्बिटल बताते हैं, उसमें घूमने का तरीका और डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे डी में डबल डम्बल्स होते हैं, तो उसमें ट्रिपल और क्वाड्रपल डबल्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है, तो वो छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में ना घूम के किसमें घूमते हैं? पहली चीज ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स भी एक तरह के नहीं है, स्फेरिकल भी हैं, डम्बल भी, डबल डम्बल भी, मतलब एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज की इनके भी ऑर्बिटल्स का एक सीक्वेंस है कि पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा। हालांकि मैं इस बात पे भी रीजन दूंगा कि ऐसा ही सीक्वेंस क्यों है, क्यों बीच वाला कहीं 5D पहले क्यों नहीं आ गया, कोई और पहले क्यों नहीं आ गया, यही सीक्वेंस क्यों बना, इससे आप बाव ने बताया है ना। आप बाव ने बताया, ये बेसिकली जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया उनको पता होगा, कुछ ऐसा प्रिंसिपल बताया था, तो वो पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन पहले हम पूरा समझ लेंगे, ये मामला सबको समझ में आ गया। एस में तो स्पेरिकल चली होती है, 1s, 2s थोड़ा बड़ा होता है, 3s थोड़ा और बड़ा होता है, 4s थोड़ा और बड़ा होगा। पी में क्या होता है? पी में तीन तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। दो इलेक्ट्रॉन पीएक्स पे घूम रहे होते हैं, दो पीवाई पे और दो पीजेड पे। फिर डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है, दो घूम रहे होते हैं एक्स और वाई के बीच में, डीएक्स वाई, दो घूम रहे होते हैं वाई और जेड के बीच में एक्सिस में, और दो घूम रहे होते हैं जेड और एक्स के बीच में, और दो एक्सिस पे घूम रहे होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे, और दो घूम रहे होते हैं जेड स्क्वायर पे। देखो ये सामने दिया आप लोगों के, कुछ ऐसी था कि नहीं बताओ? डी के 5 ऑर्बिटल्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे बेसिकली, नहीं आ रहा याद है ना। सो ये मैंने बहुत तसल्ली से आपको रिपीट करवा दिया था पिछली क्लास के अंदर, 2 बार हो गए बच्चों, तो आना चाहिए आप लोगों को अब तक। ये अब क्या कराने वाला हूं मैं तुम लोगों को वो सुनना, ये तो मैंने बीच में टॉपिक करा दिया था शिल्डिंग स्क्रीनिंग का, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ना, वो है क्वांटम नंबर्स। और चैप्टर मतलब अब ज्यादा बड़ा नहीं बचा है कि क्वांटम नंबर समझ में आने के बाद ना फिर बस मैं एक ही क्लास लगाऊं, उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो क्वांटम नंबर्स, अब ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए क्वांटम नंबर्स ना वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि आप सब बच्चे इस क्लास में बैठे हो, और आप बताइए आप सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है कि नहीं? सबकी यूनिक आइडेंटिटी है। मैं अगर किसी भी बच्चे को बोलूंगा कि भाई आपका नाम क्या है, तो बोलेगा शौर्य नाम है मेरा, फादर का नाम बताएगा भाई ये नाम है ना, एड्रेस बताएगा, मोबाइल नंबर बताएगा। और ऐसे ही मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो वो अपना नाम, फादर नेम, फोन नंबर और एड्रेस अलग बताएगा। तो ये चार चीजें बेसिकली आपके करेक्टरिस्टिक मार्क्स हैं, बेसिकली ये आपकी पहचान कराते हैं। जब मैं सेंटर में बच्चे के बारे में पूछना होता तो वो चार चीजें मैंने मार्क कर दी कि भैया आपका नेम, फादर नेम या मदर नेम, ठीक है, और बोल सकते हैं एड्रेस हो गया और फोन नंबर हो गया। तो ये चार बेसिकली आप सबकी आइडेंटिटी मार्क्स हैं, एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी को पहचान करते हैं। तो वैसे ही एक एटम के अंदर क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसी आइडेंटिटी के हैं क्या? आप बताइए 30 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आपको नहीं पता कि 30 के 30 अलग तरीके से घूम रहे हैं? कोई घूम रहा है एस में, कोई घूम रहा है पी में, कोई घूम रहा है डी में, कोई चलो पी में भी घूम रहे हैं तो कोई पी एक्स पे है और कोई पी वाई पे है। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है। अगर इवन जैसे दो भाई भी होते हैं, दोनों भाइयों की अपनी यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है कि नहीं बन जाती? एक का नाम कुछ रख दिया, एक का नाम कुछ रख दिया, होगी ना अपने आप ही यूनिक आइडेंटिटी, हो सकता है। अब फादर नेम तो भैया सेम हो जाएगा, एड्रेस सेम हो जाएगा, मोबाइल नंबर भी अलग हो सकता है। ठीक है ना, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे हम सबकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, वैसे ही हमारे एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी भी बोलो अपनी एक क्या है, यूनिक आइडेंटिटी। और इनको यूनिक आइडेंटिटी जिन नंबर से पहचानी जाती है वो होते हैं क्वांटम नंबर्स। होते क्या? क्वांटम नंबर, जिनके जरिए पहचानते हैं। तो क्वांटम नंबर यहाँ पर नाम, फादर नेम, एड्रेस और फोन नंबर की तरह है, ठीक है ना। तो ऐसे चार क्वांटम नंबर होते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है एग्जैक्टली किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो मान लीजिए कि जिंक का एटम है, 30 इलेक्ट्रॉन है, तो 30 के 30 इलेक्ट्रॉन का अपना चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू अलग अलग होगा, सबका अलग होगा। मतलब एक चीज सेम हो सकती है, क्लास में दो बच्चे सेम नाम के, हमारे चार चार बच्चे सेम नाम के, खुशी नाम के चार बच्चे क्लास के अंदर, है ना। तो चार बच्चे खुशी नाम के, लेकिन सबका फादर नेम तो सेम नहीं है, फादर नेम अलग है। एंड इन एनी केस की फादर नेम भी कॉन्स्टेंटली सेम मिलता है, तो एड्रेस अलग मिल जाएगा, फोन नंबर अलग मिल जाएगा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जितने भी 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है।
वो आइडेंटिटी पहचानी जाती है 4 क्वांटम नंबर से, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और मैं अब आगे से आपको क्वांटम नंबर बोलूंगा, आप इलेक्ट्रॉन पहचान जाओगे कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किस तरफ घूम रहा है, एक्स पे घूम रहा है, वाई पे घूम रहा है। ये होते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला होता है जिसको हम बुलाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। फोकस करना बड़ा जरूरी चीज है। दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है मैं आपको वो समझाता हूं। देखो जरा, मैं लिख भी सकता हूं, दीज नंबर्स आर द आइडेंटिटी मार्क्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। बुकिश डेफिनेशन नहीं है, बट आप लोग इसको समझने के लिए यूज कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मार्क्स एक इलेक्ट्रॉन के पहचान को बताने के लिए जिन नंबर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दीज आर सेड टू बी द क्वांटम नंबर्स ना। सो मैंने क्या कहा बच्चों, जरा ध्यान समझना। मेरे पास कुछ ऑर्बिटल्स हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। लेकिन बच्चों मैं एक बात कह दूं, अगर आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना, तो आपके लिए अब ये क्लासेस जीरो है बिल्कुल, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने नए नए बच्चों को भी बिल्कुल सबको अलग अलग बैठ के सबको ये चीजें करवा दी है, इसीलिए क्योंकि मेरे को पता था अब आगे क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। अब 2 से 3 क्लास जो भी चैप्टर बचा हुआ है ना, वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर चलने वाला है। और अगर ये नहीं आता तो फिर बच्चों जीरो है, फिर कुछ नहीं होने वाला। सो ये 1s में जाते हैं पहले, फिर 2s, इस तरीके से कुछ जाता है। याद आ रहा है? तिरछा सीक्वेंस बनाना होता है ऐसे करके। अब मैं आपको बता देता हूं, जो ये 1s है ना, इसका n1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। जिसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है ना, वो 2s और 2p वाले दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। मतलब कोई बोले ना आप लोगों को किसी इलेक्ट्रॉन का ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो आप समझ जाना कि वो 1s में तो नहीं है, वो 2s 2p में भी नहीं है, वो 4s 4p 4d वगैरह में भी नहीं है। वो पक्का किस में होगा? या तो 3s में, या 3p में, या 3d में। इन तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना, उन सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलो कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? समझे नहीं मेरी बात को, मैंने क्या कहा है ना। सो इस सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा भाई, है ना। इन सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा? 4। इन सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, इसका 6, और इसका बोलो कितना? 7। तो ये होता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि 1s का 1 हो जाएगा, 5s का 5 हो जाएगा, 4s का 4 हो जाएगा, 4p का 4 हो जाएगा। तो जो नंबर आगे लगा है वो बोलो क्या होता है? इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, ये क्या बताता है हमें? तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। इट डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी एंड साइज बोल सकते हैं। एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखिए एनर्जी की बात तो बोर मॉडल वाले बच्चे ज्यादा समझ में, इन्होंने बोर मॉडल समझा हुआ है, और साइज वाली बात हर कोई समझ सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी इलेक्ट्रॉन का n1 बोला, तो आपको ना इससे आइडिया लग गया कि 1 में इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s में इलेक्ट्रॉन है, तो छोटे ऑर्बिटल्स में, मतलब साइज छोटा होगा, बेसिकली नजदीक वाला ऑर्बिटल है। लेकिन मैंने बोला n6 है, तो आपको समझ में आना चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन का अगर n6 है ना, तो वो बड़े ऑर्बिटल्स में है। किसमें बोलो? बड़े, मतलब कि बड़े मतलब बहुत बाहर की तरफ है। तो इससे मैं एटम के साइज का अंदाजा भी लगता है। जैसे कि मैं बोलूं किसी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका n ना 2 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का n बोलो कितना है? 2। मतलब आउटर मोस्ट जिन भी ऑर्बिटल्स में है उनका n 2 है, तो मतलब 2s 2p वगैरह में ही होगा। और मैं बोलूंगी किसी के भैया किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनका n ना 6 है, तो उसका मतलब 6s से 6p जैसे ऑर्बिटल्स आ रहे होंगे, तो 6s तो बहुत दूर में आएगा ना, तो इसका मतलब एटम का साइज बोलो क्या है? बड़ा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए किसका अंदाजा लगता है? बोलो साइज का। और एनर्जी का भी लगता है। जिन बच्चों ने बोर मॉडल पढ़ा हुआ है आप लोग जानते हैं, या आप लोग नहीं भी जानते, छोटी सी बात समझ लीजिए। एनर्जी का कुछ इस तरीके से होता है बच्चों कि ऑर्बिटल्स बहुत सारे हैं बच्चों, और आप लोगों को एक छोटी सी बात समझनी चाहिए कि साइंस ये कहता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या जानते हो आप लोग? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो उतना कम स्टेबल होता है, वो उतना कम स्टेबल होता है। या अगर थोड़ा सा और सिंपल करना है इसको, ऐसे कर लो, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा बोलो क्या? अरे कौन सी चीज ज्यादा अनस्टेबल होती है? जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा, वो नहीं रुकेगी एक जगह पे। जिसके पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, वो बोलो क्या है? स्टेबल है, एक जगह पर है। क्लियर है कि नहीं? टेबल पे रखा हुआ पेन ज्यादा स्टेबल है या जमीन पे रखा हुआ पेन ज्यादा स्टेबल है? जमीन पे रखा हुआ, क्योंकि टेबल वाले पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब उसके पास अनस्टेबिलिटी भी है। वो कभी ना कभी तो ऊपर से नीचे गिर सकता है ना, बट ये तो कहीं नहीं गिरेगा। तो उसके पास अनस्टेबिलिटी, इसके पास अनस्टेबिलिटी नहीं। अब इस बात को समझने के लिए समझना है एनर्जी का अंदाजा कैसे लगता है, मैं आपको बता देता हूँ। कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे? जो अंदर की तरफ होंगे या बाहर की तरफ होंगे? जो अंदर की तरफ वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं। और जो ज्यादा स्टेबल होंगे उनकी एनर्जी बोलो क्या होगी? कम। और जो बाहर वाले होंगे वो अनस्टेबल होंगे, उनकी एनर्जी बोलो क्या होगी? ज्यादा।
तो अभी टेंशन नहीं लेना एनर्जी का, लेकिन एक बात सोचनी है कि जिन इलेक्ट्रॉन्स का एन कम होता है, मतलब जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऑर्बिटल्स में जिनका एन बोलो क्या है, कम है, मतलब कि एन कम होने का मतलब नजदीक है न्यूक्लियस के, मतलब वो स्टेबल है, और स्टेबल है तो मतलब एनर्जी बोलो क्या है, कम है, और जो बाहर है वो अनस्टेबल है, मतलब एनर्जी बोलो क्या है, ज्यादा है। तो मतलब इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, एन के थ्रू आइडिया लगता है साइज का, किसका बोलो, साइज का और एनर्जी का, किसका बोलो, साइज का और एनर्जी का, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप समझने में फोकस करें। उसके बाद बच्चों आता है एक और नया है जिसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फोकस करना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं एल से, किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे एक बात हो, चलो क्या सिग्निफाई करते हैं वो बाद में लिख देंगे, पहले मेन बात समझते हैं। एन सबको समझ में आया? अच्छा बताओ, मैंने बोला मेरा इलेक्ट्रॉन ना N4 में है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, अब आप बताइए वो इलेक्ट्रॉन कहां कहां हो सकता है, 4s में, 4p में, 4d में, 4f में, कहीं भी हो सकता है, बट इससे प्रॉपर आइडिया तो नहीं लगा, सिर्फ ये पता लगा भैया, जैसे मान लो कि कोई स्कूल में बोलते कि भैया एक बच्चे का नाम खुशी है, अब खुशी नाम तो है उसका, अब ये थोड़ा ना पता लगा कौन सी क्लास में है, क्लास भी पता लगी तो स्ट्रीम नहीं पता लगी, है ना भाई, तो आपको पूरा सिग्निफाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस ऑर्बिटल का है, उसमें भी यहां पर है, तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ भी नाम पता लगा स्कूल के अंदर कि खुशी नाम है, अब खुशी नाम तो बहुत सारे हैं स्कूल के अंदर ना, तो अब क्लास का पता लग जाएगा बेसिकली कौन सी क्लास के अंदर है। जैसे कि इसने बोला एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की शेप का आइडिया देती है। अब कैसे, हमने ना बच्चों अपनी तरफ से एक स्टैंडर्ड बना लिया, वो स्टैंडर्ड क्या बनाया, बोर्ड पे अच्छे से सुनिएगा बच्चों, हमने बनाया कि ये मेरे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स रहेंगे और ये मेरे ऑर्बिटल्स रहेंगे, किनकी मैं बात कर रहा हूं, एस, पी, डी और एफ, और इसको लेके ना कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, स्टैंडर्ड रूल का मतलब मैं समझा देता हूं, इन्होंने अपनी मर्जी से एक नाम दिया, बच्चों लिखो मत, समझो सिर्फ इसको, समझने में आ जाए कि एस ऑर्बिटल वाले सभी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है ना, उन सबका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर असाइन कर दिया 0, कितना असाइन कर दिया बोलो, 0, बताऊं इसका मतलब क्या है, पी वालों को कितना कर दिया 1, और डी वालों को 2, और इस वाले का बोलो क्या 3, इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं किया, ऐसा ही क्यों करा गया। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि हम सेंटर के अंदर ना एक कोड देते हैं बच्चों को, कैसा कोड, कि हमें पता लगा कि हमारे पास सेंटर में बच्चे जो आते हैं वो रामा विहार से आते हैं, मजरी से आते हैं, और कराला से आते हैं, और कंझावला से आते हैं, सपोज करके चलते हैं, रामा विहार, मजरी, कराला और फिर कंझावला, ये 4 हमने सीक्वेंस में दिया, और हमने अपनी तरफ से रैंडम कोड्स बच्चों को दे दिए कि जो रामा विहार से आ रहा है उनको एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मिल रहा है 0, कितना मिल रहा है बोलो 0, जो मजरी से आ रहा है उसको 1 मिल रहा है, जो कराला से आ रहा है उसको 2 मिल रहा है, जो कंझावला से आ रहा है उसको 3 मिल रहा है, तो ये हमने रैंडम दे दिया, जैसे पिन कोड्स मिलते हैं एक तरीके से, इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड रूल थोड़ा है, तो भैया मैंने ऐसे दे दिया, और मैंने पूछा भाई हर्षित तुम्हारा बताओ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना है, 0 है, मैं समझ गया रामा विहार से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या कहता हूं, ऋषभ ने कहा सर 3 है, मैं समझ गया कंझावला से है, तो ये बेसिकली तरीका अपनाया गया, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबको दे दिया गया कि भैया एस ऑर्बिटल का 0, पी ऑर्बिटल का 1 और डी ऑर्बिटल का 2 और एफ ऑर्बिटल का बोलो कितना 3, और ये एक बार याद कर लिएगा। जैसे कि अब तुम्हें किसी ने बोला कि मेरा इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, तो आपके दिमाग में डाउट गया, इसका मतलब 3s 3p 3d में से किसी से होगा, लेकिन जैसे ही बोला कि भैया एल है 1, एल है, तो L1 किसका होता है, p का, तो अब आप लोग समझ गए कि सर ये 3p है, कौन है बोलो, 3s 3d से नहीं है, ये तो कौन है बोलो 3p है, ये होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मतलब। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से शेप का आइडिया लगता है कि 0 बोलने पे पता लगता है स्फेरिकल शेल होगी, 1 से पता लगता है डबल शेल होगी, 2 से पता लगता है डबल डंबल होगी, 3 से पता लगता है एफ ऑर्बिटल होगा। नहीं यार बच्चों बात समझ में, पक्का आइडिया लग रहा है मैं क्या चाह रहा हूं। अब लेकिन मुझे एक बात हो, अभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा, कैसे 3p में भी आपको पता है px पे कुछ घूमते हैं, कुछ py पे और कुछ pz पे, बोला है कि नहीं, अभी भी ये नहीं पता लगा, चलो 3p पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता लगा वो x पे घूम रहा है या y पे या z पे। जैसे कि मुझे पता लग गया खुशी नाम है, फिर मैं डाउट में था कौन सी क्लास की होगी, भैया बहुत सारी खुशियां हो सकती है स्कूल के अंदर, तो फिर पता लगा क्लास 11th में है, क्लास 11th में, लेकिन अभी भी मैं डाउट में हूं, क्या डाउट में हूं, सेक्शन कौन सा है, ए बी या सी, तो उसके लिए एक नया नंबर बना दिया, जिसे बनाया ना ए बी सी, वैसे यहां पर भी बनाया, इसको बोला गया मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट किया एम, और सबस्क्रिप्ट में एल है बच्चों, यार ऐसे मत लिखना, मैं बोल रहा हूं, ये एम ऐसे है और सबस्क्रिप्ट होता है बिल्कुल उसके पैरों के नीचे छोटा सा लिखना होता है एमएल, सो दिस इज एमएल, दैट इज अ मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और ये हमें क्या बताता है, इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन, इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि किस तरीके से वो स्पेस में अरेंज हो रखा है, किस तरीके से स्पेस में लगा हुआ है। जैसे ओरिएंटेशन का मतलब ये कि मैं भी खड़ा हूं, ये मेरा एक ओरिएंटेशन है, और मैं लेट जाऊं ऐसे, ये मेरा एक और अलग ओरिएंटेशन है, फिर मैं पैर हाथ नीचे सर पैर ऊपर कर लूं, ये मेरा अलग ओरिएंटेशन है,
ओरिएंटेशन का मतलब है किस तरीके से अलाइंड हो स्पेस के अंदर। तो px p सबको पता लग गया, L1 बोलते ही सबको पता लग गया डबल शेप है। कैसी शेप है बोलो? L2 बोलते पता लगा डबल डबल शेप है, लेकिन ये नहीं पता लगा वो डबल डबल एक्स और वाई के बीच में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं या वाई और जेड के बीच में घूमने वाले हैं, जेड और एक्स के बीच में घूमने वाले, ये नहीं पता लगा। जैसे ही L1 बोला पता लग गया डबल शेप है, p ऑर्बिटल है, बट ये नहीं पता लगा px है, py है, pz है, ऐसे है या ऐसे है। तो ये ऑर्बिटल हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताया। किसके बारे में बोलो? ओरिएंटेशन, कि वो कैसे स्पेस में लगा हुआ है और इसने क्या तरीका अपनाया। बोर्ड पे अच्छे से सुनना बच्चों, बहुत जरूरी चीज है। एमएल जो होती है ना, जितनी भी एमएल वैल्यूज होती है ना, वो -L से L के बीच में होती है, -L से L के बीच में, मतलब इतनी होती है वैल्यूज। अब ये क्या चीज है समझाता हूं। जैसे कि फॉर एस ऑर्बिटल, कुछ समझ में नहीं आएगा एस ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा होता ही नहीं है। एमएल आएगा इसका, बताओ कितना सब बच्चे? एस ऑर्बिटल का एल कितना होता है? 0। तो -0 से 0 एक ही वैल्यू है, बोलो कौन? 0। और तुम जानते हो कि एस ऑर्बिटल एक ही होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। कोई भी एस ऑर्बिटल का एक ही डब्बा बनता है, भूलिए मत, भूल के लग रहा है। तो एक ही डब्बा, तो यहाँ कंफ्यूजन ही नहीं होता, यहाँ पर ये कंफ्यूजन ही नहीं होता कि क्या ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल एक ही तरह का होता है। बोलो कैसा? स्फेरिकल। कंफ्यूजन कहां होने वाला है? पी में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डबल शेप 3 जगह पे हो सकती है, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। डबल डबल शेप भी 5 जगहों पे हो सकती है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, वाई और जेड एक्सिस के बीच में, जेड और एक्स के बीच में, एक्स और वाई पे ही हो सकती है और जेड पे हो सकती है, जेड स्क्वायर पे हो सकती है। नहीं आ रहा याद। लेकिन एस को लेके तो कोई कंफ्यूजन, क्योंकि एस में तो भैया एक ही तरह का ऑर्बिटल होता है। बोलो कैसा? स्फेरिकल। तो उसका एमएल एक ही आ रहा है, बोलो कितना? 0 एमएल आ रहा है। इसका मतलब कि इनका एमएल 0 होता है। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, पी से समझ में आएगी वाली बात जो अच्छे से। जब पी ऑर्बिटल की बात करेगी बच्चों, फोकस करना, बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। पी ऑर्बिटल्स का एमएल पता है कितना बोला गया? क्योंकि 1 होता है इसका, तो बोलो क्या बोलेंगे? -1 से। अब -1 से 1 बताओ कौन कौन से वैल्यूज आती हैं? -1, 0 और 1, -1, 0 और, तो अगर -1, 0 और 1 आ रही है बच्चों ध्यान देना है, तो -1, 0 और 1, तो आप बताएंगे पी के कितने ऑर्बिटल हमेशा बनेंगे? 3। और 3 में भी तुम जानते हो एक px होता है, एक py होता है और एक बोलो। तो ध्यान रखना, ये जो -1, 1 और ये वैल्यूज मिली है ना, ये इन्हीं की वैल्यूज हैं। px के लिए डिनोट करा गया -1 ml, इसके लिए 0 और इसके लिए बोलो कितना? 1। -1, 0, 1 सीक्वेंस में लगा देंगे px, py और। इसका मतलब पता है क्या? जब बोला n3 L1, तो L1 बोलते 3p, समझ में आ गया? जैसे ही बोला ml -1, अब समझ में आया? p पे तो था और p में भी px पे था, p में भी x वाला था। पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे एड्रेस तक? नहीं आ रही बात समझ में? ओ भैया नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही बात है ना? सो ये आपको ध्यान देना है कि एमएल किस चीज का अंदाजा देता है? एमएल ओरिएंटेशन का अंदाजा देता है। जिसे डी में बताना, सब बच्चे डी में बताना एक बार, डी में क्या होगा ध्यान देना, क्योंकि डी में क्या होने वाला है, आपका जो डी ऑर्बिटल होता है बच्चों डी ऑर्बिटल होता है, उसका एमएल कितना होगा? -2 से 2। -2 से 2 में कितने नंबर आएंगे? -2, -2, -1, 0, 1 और 2। कितने ऑर्बिटल्स हैं बच्चों बताओगे? 5। तो 5 कौन कौन से नाम बताओ? dxy, dyz, dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जिसने पढ़ा हुआ उसको समझ में आ गया होगा। और इसका नंबर बनेगा -2, इसका -1, इसका 0 और इसका 1 और उसका बोलो कितना? 2। मतलब ये आप लोगों को रटने पड़ेंगे, रटने तो है नहीं ना, लॉजिक से काम कर रहे हैं। ये हमने बनाए ऐसे कि बच्चों को इजीली याद हो जाए, और इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं था, तरीका बनाया गया बस कि यार बच्चों को ऐसे याद करा दो, एमएल है ना -L2L, तो अपने आप याद कर लेगा। -2 से 2 और 5 ही वैल्यूज आएंगे, तो 5 ऐसे लाइन से लगा देगा। फिर -1 to 1 में 3 वैल्यूज आएंगे, तीनों लाइन से लगा देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो आपको एमएल किस चीज का अंदाजा देता है? ओरिएंटेशन का। चिंता मत करिए, मैं क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को, तब समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कुछ बताऊंगा और आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स का है, बेसिकली आपको एग्जैक्ट बताना है, ठीक है? सो गाइज एन है 4। चलो क्या आइडिया लगता है 4 सुनते के साथ ही? लगता है सर 4s से हो सकता है, 4p से हो सकता है, 4d से या 4f से। फिर बच्चों जैसे ही मैंने बोला कि बच्चों l तो है 2, अब क्या समझ में आया? सर 4d से, 4d से। अब 4d में भी एक दिमाग में डाउट चल रहा है, 4d में dxy के बीच में घूम रहा है या y और z के बीच में घूम रहा है या z और x के बीच में घूम रहा है। देखो जब मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो मेरी बातें समझ में आएंगी, अगर तुमने वो नहीं पढ़ा तो आपको पता ही लग रहा होगा सर dxy dy z बीच में क्या ले आते हैं। अब पढ़ा है तो पता होगा, है ना? सो 4d तो समझ में आ गया क्योंकि 4 था और l2 बोलते के साथ ही समझ में आ गया, l2 तो d का होता है, 4d हो गया। अब जैसे ही मैंने बोला बच्चों इसका तो ml 0 है, कितना है बोलो? तो बताइए कौन सा हो गया? 4d zx हो गया, 4d zx हो गया। अरे नहीं आया समझ में, मतलब z और एक्सिस के बीच में घूम रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? पक्का? अब लेकिन मन में एक और डाउट होगा, क्या? वो सुनो, एक और बताओ। N4 L0
MLB0 बोलो कौन है? 4s है, वेरी गुड गाइस। N4L0 4s, और ML तो उसका 0 होता ही, उसके एक ही वैल्यू आती है। खुशी क्लियर हो रहा है? तो 4s है। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि 4s में भी एक पंगा तो है सर? आप कह रहे थे कि 30 के 30 इलेक्ट्रॉन का सब कुछ सेम होगा, मतलब 30 के 30 इलेक्ट्रॉन सब कुछ क्या होगा? डिफरेंट होगा। और 4s में आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? बोलो 2। ध्यान देना, ध्यान देना, बड़ी जरूरी चीज है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4s में है, श्योर है 4s में है, तो N4 है, L0 है, MLB0 है, इसका भी और उसका भी, क्योंकि दोनों ही 4s में, दोनों ही 4s में। तो फिर आप कहोगे सर दोनों चीजों का सब कुछ क्या सेम हो जाएगा? यार जैसे DZX में इलेक्ट्रॉन है, अब DZX में है तो उसका N भी 4 होगा, L भी 2 होगा क्योंकि D में है, और ML भी 0 होगा बिकॉज DZX में। लेकिन DZX में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? बोलो 2। अब क्या दोनों की सब कुछ चीजें सेम होने वाली है? तो अब यहाँ एक नई बात पता लगी, और मैंने जो तुम्हें पहले कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक को मैं सीधा और एक को मैं उल्टा क्यों बनाता हूँ, बोला था मैंने। अब ये उल्टा क्यों बनाया? स्पिन के कारण। स्पिन क्या होता है? इसने कहा कि भले ही इलेक्ट्रॉन ना 2 इलेक्ट्रॉन 4s में हो, किसमें बोलो? 4s में। आपने देखे थे ना 1s में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब 1s में कोई 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फोकस करना भाई, मैं बहुत जरूरी चीज डील कर रहा हूं अभी। 1s में कोई 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आप इनका n बोलो, सब बच्चे बोलो n कितना दोनों का? 1, क्योंकि 1s से है। l बोलो कितना? 0, क्योंकि s से है भाई। तो दोनों का ही n भी 1 है, l भी 0 है, ml भी 0 है। तीनों चीजें सेम मिल गई, पर चौथी चीज अलग मिल जाएगी। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक रिस्पेक्ट में दोनों एक दूसरे से अलग हैं, कि जब ये s ऑर्बिटल के अंदर घूम रहे होते हैं ना, तो घूमे जैसे मर्जी करके इसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर उसी में रहेंगे इसमें, लेकिन ये घूमते हुए स्पिन भी करते हैं। घूमते हुए ये स्पिन करना क्या होता है? आपने अर्थ का रिवोल्यूशन देखा है? अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, लेकिन अपनी ही एक्सिस पे स्पिन भी कर रही है। अर्थ ऐसे घूमती घूमती है, मतलब अपने एक्सिस पे स्पिन 24 घंटे में स्पिन करती है, और अर्थ के चारों तरफ घूमती भी रहती है, मतलब दोनों काम करती है। वो ऐसे ऐसे घूम भी रही है और ऐसे चल भी रही है, मतलब ऐसे गोल भी घूम रही है और अपने एक्सिस भी घूम रही है। इसको बोलते हैं स्पिन करना। क्या बोलते हैं इसको? जैसे बॉलर स्पिन डालता है तो बॉल आगे भी बढ़ रही होती है, बॉल अंदर घूम भी रही होती जाते हुए, स्पिन करना। तो कहते हैं कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा कैसा स्पिन करता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरा। और इसके पीछे का रीजन क्या है ना, इसके पीछे का एक लॉजिकल रीजन है, वो थोड़ा मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं अभी इस टॉपिक में घर पर खराब नहीं करना चाहता पोजीशन को, इसको, क्योंकि ये समझ में आ रहा है तो ठीक चलना चाहिए। वो क्या चीज है वो क्लास में जाने से पहले जरूर बताऊंगा, ठीक है ना? जाने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो अपोजिट स्पिन क्यों होती है। लेकिन एनसीईआरटी नहीं मेंशन करती है, आप लोगों को पेपर में नहीं आएगा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं ऐड कर रहा हूँ उसको, बाद में ऐड करता हूँ कि वो अपोजिट स्पिन से क्यों घूमते हैं। बस अभी एक बात बता देता हूँ, अपोजिट स्पिन में घूमने से स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है बोलो? एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो कहते हैं इससे स्टेबिलिटी आती है। ये दोनों एक दूसरे के एक इंपैक्ट को कैंसिल करते हैं। और सुन सकते तो थोड़ा सुन लो, क्या पता तुम्हें वैसे समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं ना तो करंट बनता है, क्योंकि चार्ज के मूवमेंट से क्या बनता है बोलो? करंट। तो इन एटम्स के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है, कैसे स्पिन करता है बोलो? क्लॉकवाइज। मान लो ऐसे स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज, और एक कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से, चार्ज की मूवमेंट की वजह से क्या बनता है बोलो? करंट बनता है। क्या बनता है बोलो? और पता है ना, चार्ज के मूवमेंट से करंट बनता है। और आप मुझे बताइए, जिस डायरेक्शन में ये करंट बनाएगा उसके अपोजिट वो करंट बनाएगा। मान लो इसने बनाया करंट ऐसे करके, तो उसने बनाया करंट ऐसे करके, और जब दोनों का करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो करंट बनाती है मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्या बनाती है? पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, ऐसा पढ़ा था कि जब भी करंट कैरिंग जनरेटर चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब दोनों के करंट की डायरेक्शन अगर अलग है तो आप मुझे बताइए दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? अलग। दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को बोलो क्या कर देंगे? कैंसिल। तो हम ये कहते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना टाइनी करंट बनाते हैं, क्योंकि इनका मूवमेंट होता है टाइनी करंट बनता है, और करंट की वजह से बोलो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो सबके सब एक ही डायरेक्शन में क्या बना देंगे? मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से चीजों को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, जो भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी जैसा कुछ होगा। बट अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर जाए और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर जाए, दोनों का करंट कैसे बनेगा? अपोजिट दिशा में। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बनेगी? अपोजिट दिशा में। आप पढ़ते हैं ऐसे थंब रूल, करंट हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो एक का करंट ऊपर बना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई। ये मान लो करंट ऐसे बना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई। एक का करंट ऐसे बना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। कोई नहीं पूछने वाला, ये चीज तुम लोगों से ध्यान रखना पेपर के अंदर। बस बता रहा हूं कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो भरते हो, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एक को सीधा बनाता है और एक को क्या बनाता है? उल्टा। तो अगर डी वाई जेड में या डी जेड एक्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन वाला है और एक बोलो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला है। भले ही वो जेड और एक्स के बीच में घूम रहे हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए घूम रहा है और एक, तो फर्क तो सर 30 के 30 इलेक्ट्रॉन में है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो लास्ट वाला है ना, इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसको बुलाते हैं एमएस। इट डिटरमाइंस द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अब पहला सवाल सुन लीजिए, पहला सवाल क्या आएगा? सबसे फेमस सवाल, जिसकी मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा टीचर्स क्वेश्चन देते हैं।
वो है आपको ये चारों क्वांटम नंबर्स क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या बताते हैं, ये पूछता है। तो पहला बोलो एन क्या बताता है, साइज और एनर्जी के बारे में, यही आएगा क्वेश्चन, बता रहा हूं। एल के थ्रू आपको क्या आइडिया लगा, एल के थ्रू आपको आइडिया लगा शेप, एस की है, पी की है, डी की है, एफ की है। शेप पता लगने सब कुछ नहीं पता लगता, आपको ओरिएंटेशन ही पता होना चाहिए। तो एमएल के थ्रू पता लगा ओरिएंटेशन, क्या पता लगा बोलो, क्लिक कर रहा है। और एमएस के थ्रू पता लगी स्पिन कैसे, क्लॉकवाइज या, लेकिन आप कहेंगे सर ये स्पिन का कैसे बताना है, तो वो सुन लीजिए बच्चों। अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो एक बोलो कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने एमएस का नंबर दिया +½ क्या दिया बोलो, और एक को बोलो हमने क्या दिया। अब आप कहेंगे सर इसके पीछे क्या स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है भाई। प्लस और माइनस इंडिकेट करते हैं दोनों विपरीत चीजों को, इसलिए मैंने लगा दिया एक पे प्लस और एक पे बोलो क्या माइनस, और हाफ इसलिए लगाया बिकॉज ये एक ही ऑर्बिटल के दो हिस्से हैं, मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, तो आधा इसके लिए लगा दिया, आधा इसके लिए लगा दिया। तो +½ जस्ट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द -½ इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गाइस फोकस करिए, मैं स्पिन की बात कर रहा हूं, मूवमेंट की बात नहीं कर रहा। एक होता है मूवमेंट तो वो रैंडम कर रहा है, बट रैंडम मूवमेंट करता है तो खुद स्पिन कर रहा है, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है और एक ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, तो ऐसे घूमे जा रहे हैं बेसिकली। तो एक को +½ नंबर मिला, एक को बोलो क्या -½ ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा सिनेरियो समझाता हूं, उसके बाद तुम्हें लगेगा मेरे को चारों क्वांटम नंबर दिमाग में छप गए। चारों क्वांटम नंबर क्लियर हो गए, क्योंकि ये आने के बाद ना आप समझो चैप्टर में कुछ दम नहीं है, अब सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में बाकी सारी चीजें इसी से डील करती है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, मान लीजिए कि मैंने ना कैल्शियम के बारे में सोचा, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 20 इलेक्ट्रॉन्स का तुम्हें पता है 1s में 2 जाएंगे, सीक्वेंस पता है ना, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2। और भरने का तरीका क्या होता है बच्चों, शायद आपको ये भी आता होगा, 1s 2s। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, भी ध्यान रखना, क्योंकि इतनी ज्यादा काम आएंगी ना तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर में, तुम साइंस में ही रहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ से। अब ये ऑर्बिटल्स है ना, सो ध्यान देना बच्चों। कैसे भरोगे बोलो, 2 गए इसमें, 4 बोलो, 5 6, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 1 2 3 4, फिर बोलो 2px में जाता है 5वां, 6ठा यहां पर, 7वां यहां पर, 8वां 9वां 10वां। बताऊंगा ऐसे भी क्यों बढ़ता है, ये भी रूल है ना, लविश ने पढ़े हुए हैं। तो 6 कितने आगे बोलो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 और 19 और 20, कुछ ऐसे ही है। अब मैं आप लोगों को ना कोई भी एक रैंडम इलेक्ट्रॉन दूंगा और आप लोगों को बताने उसके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, सिंपल, ठीक है। सो करना क्या है, आ जाओ बताओ जरा। मैं लेता हूं ये रहा, ये जो ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, बोलो एन, सब बच्चे ध्यान से, एन कितना 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2, ध्यान से सोचो, 0 से स्टार्ट हुआ था इसका, अगला पी था जिसका 1 था, तो पी का 1 होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, कितना होता है बोलो 1, तो बोलेंगे 1। एमएल बोलो, एमएल होता है -L2L, -L2L, तो -L2L मतलब -1 to 1, तो -1 0 और 1, तो -1 0 और 1, नहीं आ रही ना बात समझ में, नहीं आ रही। और एमएस कितना बोलो, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज बोल दो, तो +½ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एड्रेस इसका अलग है, एक और किसी का देखें, चलो इसका बताओ, इसका बताओ, एन एल एम एल 0 के -0 to 0 0 ही आएगा, और एम एस +½ क्लियर है, नहीं आ रहा समझ में, है ना, कौन बताएगा, ये वाला जो बीच में है, ठीक है। तो चलो ऋषभ तुम बताओ, N 2 L 0 1 होगा ना, ML -1 0 1 ना, तो 0, MS बहुत बढ़िया, नहीं आया ना समझ में। चलो अब मैं क्वांटम नंबर दूं, आप बताओगे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिंपल ना, आपको आपने बोला 3pz का लास्ट, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से नंबर पे भरा गया इलेक्ट्रॉन है, बताओगे कौन से नंबर पे भरा गया है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, समझे नहीं, नंबर पे कैसे भरा गया, मैं समझ गया pz के लास्ट वाला है,
तो ये वाला है, ये कौन से नंबर पे भरा गया था? 18th पे। नहीं आने समझो खुशी? अरे जैसे कि भरते कैसे हो, पहले 2 1s में, अगले 2 2s में 4, फिर 5 6 7। चिंता मत करिए, बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों भरे जाते हैं, लेकिन अभी पहले समझ लीजिए 5 6 7, फिर आगे नहीं जाते, 8 9 10, फिर 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि इसका n 3 है। अब n 3 से 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी हो सकता है, लेकिन L1 बोलते के साथ ही समझ में आ गया 3p है। समझ में आ गया तो 3p है। 3p में भी ये समझ में आ गया कि 1 है, तो 3p में -1 0 और 1 होता है, तो लास्ट वाला है, मतलब 3pz है। 3pz है, और 3pz के अंदर 2 होते हैं, क्लॉकवाइज वाला और एक एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है, मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे को नहीं लगता कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से कोई खास समस्या तुम्हें खड़ी हो रही होगी। ये नहीं आया समझ में? आ गया? अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूं जो नीट लेवल पे आपके आए हुए हैं और मैंने देखे हैं कि एग्जैक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, बताना शुरू करूं। और एक आपका IIT जेई में भी देखा है इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के अंदर। आप लोगों को बताता हूं क्या क्वेश्चन आया था, आपकी एनसीईआरटी से आया था वो सेम क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, सो पहले मुझे बताओ, लेकिन ये तुम्हें सारा मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना? पक्का नहीं आया समझ में? अच्छा बताओ, ऐसे अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि n है 3, L है 2, ml है 1, ms है प्लस, आप बता सकते हो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? पहले बताओ किसका है? 3d का, क्योंकि L2 है तो 3d का है सर। और 3d में तुम्हें पता है इसके बाद आते हैं, मतलब अगले 10 इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? 3d में जाते हैं। अगले 10 इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? 3d में। अच्छा एक बात अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई चिंता मत करना, बाद में बता दूंगा। समझ में आ जाए तो बढ़िया है। 20, एक बात तो 20 के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? 3d में। और 3d में भी तुम्हें पता है कौन कौन है? बोलो, dxy, dyz, dzx। अब 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनमें, 10 इलेक्ट्रॉन इनमें जाएंगे तो कैसे भरे जाएंगे बोलो? तो 20 तक तो यहां पर हो गए थे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 ऐसे भरे जाते हैं बच्चों, एक एक जाता है ना? तो अच्छा सुन लीजिए, अगर आपको लगता है एक एक ही क्यों जाता है ऐसे में, तो गाइस एक छोटी सी बात है, देखो 2p में एक एक इसलिए जा रहा है पहले क्योंकि ये सब बराबर स्टेबल थे। 2px भी उतना ही स्टेबल है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो स्टेबल मतलब कि न्यूक्लियस यहां पर है, तो ये भी उतना ही नजदीक है और ये भी उतना ही नजदीक है और z वाला भी उतना ही नजदीक है। लेकिन कहीं ना कहीं 2p से ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल था 2s वाला, क्योंकि थोड़ा अंदर था, तो पहले 2s को भरा गया। हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जो बोलो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। 1s और ज्यादा स्टेबल था, इसलिए पहले 1s को भरा गया। 1s के बाद जो स्टेबल था वो 2s था, इसलिए 2s को भरा गया। और 2s के बाद स्टेबल 2p था। लेकिन 2p में ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि 2px वाले 2py से ज्यादा स्टेबल है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के x पे घूमे, चाहे y पे घूमे, चाहे z पे घूमे, बराबर स्टेबिलिटी है कि नहीं? अगर स्टेबिलिटी सब जगह पे बराबर है तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि 2p में दोनों इलेक्ट्रॉन भेज दें, क्योंकि जब तीनों बराबर स्टेबल हैं, जब तीनों बोलो क्या है? बराबर स्टेबल हैं, तो अगर आपने ऐसा कर दिया कि 2px में पहले भर दिया, तो इसका तो इंडिकेशन ये जाता है कि 2px वाली जगह ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा नहीं होता, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2px भी उतना स्टेबल है, 2py भी और 2pz भी, तो जो बराबर स्टेबल होते हैं इसलिए पहले वो सबको एक एक भरता है, सबको एक एक भरता है। फिर दोबारा से दिखता है कि अब दोबारा से मैं px का दूसरी साइड, py की दूसरी साइड, फिर pz की दूसरी साइड भर सकता हूं। 3s में तब तक नहीं जाता जब तो पूरा 2p ना भर जाए, क्योंकि 3s से तो ज्यादा ही स्टेबल होती है हमारी 2p की ऑर्बिटल्स। 3s से तो ज्यादा ही स्टेबल होती है हमारी 2p की ऑर्बिटल्स, बट 2p की ऑर्बिटल्स सारी बराबर स्टेबल होती हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक ऑर्बिटल ही पहले पूरी भर जाए। ऑर्बिटल हमेशा पूरी तरीके से तब भरेगी जब वो कंपैरेटिवली तो नेक्स्ट जो है उससे बोलो क्या हो? ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ऐसे कि बिल्डिंग के माले भरने भाई, फर्स्ट माला पहले भरा, फिर सेकंड माला भरा, फिर थर्ड माले पे कई सारे फ्लोर बने हुए, वो बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, तो पहले इन्हीं को भरा जाएगा, उसके बाद अगले माले पे जाया जाएगा, और इनको फिर एक एक करके भरा जाएगा। पहले समझ इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना। सो आपका ये रीजन क्या है कि सर पहले एक एक भरना होता है? क्यों? 3D में आने के बाद 3D के बाद बेसिकली जो भी ऑर्बिटल आने वाला है, 3D के बाद आएगा 4p बेसिकली। सो 3D ना 4p से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये 3D के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं सारे बराबर स्टेबल होते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन x और y के बीच में घूमे, y और z के बीच में घूमे, z और x के बीच में घूमे, सारे के सारे बोलो कैसे स्टेबिलिटी देते हैं? बराबर स्टेबिलिटी देते हैं, बराबर स्टेबिलिटी देते। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो ऐसा कैसे कर सकते हो तुम कि बोल दो कि dxy में दोनों भर दिए? इससे तो ये इंडिकेशन जाता है कि dxy कहीं ना कहीं dyz से ज्यादा स्टेबल होता होगा, तभी तो दोनों भर गए यहाँ पर। बट ऐसा नहीं है, आप जानते हैं बराबर स्टेबल है। जो चीजें बराबर स्टेबल होती है ना, सबको पहले एक ही अलाइंड होता है, इलेक्ट्रॉन ही अपने पास एक एक में जाता है, फिर बोलो तो डबल बढ़ता है। नहीं है बात समझ में? सो ये मैंने अभी तुम्हें बहुत ब्रीफली बात करी है। मैं जब तुम्हें एनर्जी के बारे में बताऊंगा ना,
आप भाव में लेके आऊंगा तब मैं ये चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा एक्जैक्टली क्या चीज है, लेकिन अभी शायद बातों बातों में थोड़ी समझ में आ गई हो मैं कहने का चाह रहा हूँ। सो गाइस मुझे बराबर से बोलो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, N3, L2, Ml1, Ms, तो बोलेंगे सर 3D 1 है तो -2 -1 0 1 और 2, सो 1 है सर 3D x² y², और ये रहा भाई, ये रहा इलेक्ट्रॉन ना, तो ये इलेक्ट्रॉन 3D x² y² का है। नहीं है इन्हें बात समझ में? पक्का? अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन करना, लिखो। ये आता है क्वेश्चन, ये आता है क्वेश्चन, मैं इसके अंदर कई सारे पार्ट्स करवा देता हूं, ये आता है एग्जाम में। कोई नहीं, ये क्वेश्चन आपका थर्ड वाला जो है, ये इस तरह क्वेश्चन आपका जेईई और नीट पे पूछा गया। बताता हूं क्या चीज है। चलो आ जाओ, एक मैं अगर आ जाता हूं। उसने क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा है, ये लास्ट रहेगा हमारा आज का, और ये अच्छे से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ मेन बात खत्म हुई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। सो मुझे तुम ये बताओ, किसी भी एटम के अंदर अगर 30 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, थोड़े में 11 होते हैं, तो क्या 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स का आइडेंटिटी अलग है कि नहीं, बताओ जरा। इवन 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, या 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की आइडेंटिटी चारों सेम नहीं है। क्या चीज? पहले वाले का यही बताता हूँ। मेरे को तुम एक छोटी सी बात का पहले जवाब दे दो भाई क्लास। मैंने तुमसे क्या बोला कि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू तो एक जैसी, कुछ तो अलग मिल जाएगा। 3 चीज सेम मिल गई तो एमएस अलग मिल जाएगा, और नीचे का एमएस वगैरह सेम है तो ऊपर का एन अलग होगा या एल अलग होगा, लेकिन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं। यार बात समझ में? यही बाद में एक प्रिंसिपल बनेगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कहता है कि किसी भी एक एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम, जैसे क्लास में चारों चीजें सेम नहीं हो सकती, किसी बच्चे की नाम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस और फोन नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कि भाई अगर जुड़वा भी है ना एक घर के अंदर तो नाम तो अलग होगा ना, ऐसा तो नहीं कि नाम भी सेम ही रख दिया घर वालों ने, तो बाकी चीजें सेम मिल जाएंगी लेकिन नाम अलग हो जाएगा। अरे नहीं यार ये बात समझ में क्या कह रहा हूं? तो चारों चीजें सेम नहीं मिल सकती, आपने पीछे करके देख लिया है। अब मैं आपसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और मैं बोल रहा हूँ एंट्रेंस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव अ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। किसी भी एटम में मैक्सिमम कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनके ये क्वांटम नंबर संभव होंगे? जैसे कि N3, N बोलो कितना? 3, तो ऐसे मतलब एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनका N3 होगा? तो आप लोग जानते हो कि भैया ये वाला हिसाब किताब मुझे पता है, फोकस करना, ये वाला हिसाब किताब मुझे पता है। सबने ये सीख लिया भाई? अब सुनो भाई क्लास, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका N3 पॉसिबल है? तो मैंने कहा भैया N3 पॉसिबल है 3s वालों का, 3p वालों का और 3d वालों का। अरे भाई किसी भी एटम में तो कितने मर्जी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब 100 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी एक एटम के अंदर, तो ये सारे भरने एक टाइम पे, एक टाइम में सारे भरने। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन संभव हो सकते हैं जिनका N3 हो? तो मैंने कहा N3 होता है 3s वालों का, 3p वालों का और 3d वालों का। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 भाई। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। p में कितने आते हैं 3p में? बोलो 6। और d में कितने आते हैं? 10। समझे ही नहीं भाई बात को? तो कितना आया बोलो? 18। ऐसे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ही संभव हैं जिनका n कितना होगा? बोलो 3 होगा। बाकियों का n या तो 4 है, 2 है या 1 है, कुछ और है। तो इसका आंसर बोलो कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स, 28 नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसने क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन हैव अ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में संभव हो सकते हैं जिनके पास ये क्वांटम नंबर हो? तो N3 हो, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर? तो 3 किस चीज का होगा बोलो? 3s का, 3p का और 3d का। और 3s 3p 3d में कितने आएंगे? 3s में 2 आएंगे बस,
पी में 6 आएंगे और डी में कितने आएंगे 10। तो टोटल ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका मतलब एक एटम में टोटल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनके पास n 3 होगा। जिनके पास n एक करा दिया मैंने, दूसरा और समझ लो। ऐसे कितने होंगे जिनके पास n 3 होगा, ms प्लस हाफ होगा। बहुत अच्छे बच्चों, आप समझ रहे हो, n 3 होगा, ms हाफ होगा। क्या तुम जानते हो कि टोटल इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आने? अब 18 में आपको पता है क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्योंकि अगर आप 3s को भरते हो तो 3s में 2 हैं, 3p में भी कितने बोलो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3d में जब भरोगे आप लोग तो जानते हो 10 हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 18 में से 9 क्लॉकवाइज स्पिन के और 9, तो इन सबका n 3 है, लेकिन आधों का ms प्लस हाफ दिखेगा और आधों का माइनस हाफ। तो मैं बोलूंगा 9 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जिनका n 3 होगा और ms कितना होगा प्लस हाफ। नहीं आ रहे तो मैं बोलूंगा कितना बच्चों 9। तो इसका आंसर 9 है, उस वाले का बोलो कितना है 18। अब मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई कर ले खुद से, अब मैं नहीं बता रहा, करो ट्राई करो जल्दी सारे करो। टोटल बता दो, टोटल बता दो कितना है। एफ में 14 होते हैं, टोटल 14 होते हैं। एफ में 14, सात मिनट में 1600 मीटर यार, कैसे 1600 मीटर होता है? पुलिस की रेस में होता है ना ऐसा, बिना प्रैक्टिस के नहीं भाग पाओगे। ये हमें लगता है कि बहुत आसान है लेकिन नहीं भाग पाओगे। हालांकि मैं स्कूल में अपनी क्लास में रेस में फर्स्ट आता था मैं, और बल्कि मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलता नहीं था, मैं क्रिकेट वगैरह खेला, लेकिन मैं क्लास में फर्स्ट आता था। लेकिन शायद अब ना भाग पाऊँ, अब मैं भागता नहीं हूँ, अब भागे बहुत टाइम हो गया, थक जाते हैं। क्लास नहीं आ रहा समझ में? बोलो N4L2, N4L2, तो N4 और L2 कितने का होगा? तो 4N है और L2 है। जैसे उसने L2 बोला ना तो अभी फिक्स हो गया 4D है, अभी फिक्स हो गया 4D है। अभी ये 4s 4p नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसने N के साथ L भी दे दिया। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका N4 और L2 होगा? तो मैंने कहा तो 4D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4D के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 ही हो सकते हैं। तो इसका आंसर बोलो कितना हो गया? 10 हो गया। नहीं आया ना समझ में? अब N4 हो L2 हो, मतलब 4D है और उसमें भी ML1 हो, तो 4D में ML1 किसका होता है? मान लो 4D है, ये तो 4D ही है, तो ML1 किसका होता है? तो -2 -1 0 1 और 2, तो ML1 होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आंसर कितना आ गया? 2। इसका 2 ही होगा आंसर। तो नहीं आ रहा समझ में? ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन है जिसका N3 है L2 है? सो इट्स 3D, 3D में भी -1 वाला, मतलब ये वाला, और MS प्लस हाफ, ऐसा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा तो। और जब चारों क्वांटम नंबर देते हैं समझ जाना है, ऐसा सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि आपने बोलते 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम है, तो फिर तो ये थ्योरी गलत होगी, चारों चीजें सेम नहीं हो सकती। जब भी चारों चीजें देते तो एक ही आंसर करना, हमेशा एक आंसर है। नहीं आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। बताओ 16, देखिए 5 कितनों का होगा पहले ये बताओ? इसका 5 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा। SPDF, मैंने एफ के बारे में ज्यादा सिखाया नहीं, लेकिन इतना बताया था जैसे एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, वैसे एफ में 14 आते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? 2 जमा 6 जमा 10 जमा 14, 32 बनेंगे। अबे 32 टोटल बनेंगे। अब इन 32 में से आधे क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होंगे, आधे तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाले 16। मुश्किल लगा क्या? आसान है ना? तो जिसको एक क्लास, या तो ये क्वेश्चन आने वाला है, या आने वाला है कि भाई ये क्वांटम नंबर्स क्या सिग्निफाई करते हैं, या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मार्क करके बोल देंगे क्वांटम नंबर लिख दो,
या आएंगे प्रिंसिपल, जो मैं तुम्हें आगे वाले सिखाने वाला हूँ, प्रिंसिपल इसी पे भेज रहे हैं। ये आता तो प्रिंसिपल आ गया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। सबको समझ में आ गया माजरा क्या है भाई? इंपॉर्टेंट क्लासेस को कवर अप कर लेना, आ रही बात समझ में? हाँ उसको मैं बता देता हूँ। अब कल ही तो बुलाने शायद, कल को छुट्टी है। इसका हर्षित बंद कर देना इसको, मोबाइल को।